गोदी मीडिया के स्टूडियो से एंकर जिस तरह हुंकारे भरता है, उसी तरह की भाषा जनता के एक बड़े तबके में उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है और उसी तरह से वो बोलने लग जाती है। और वो विपक्ष को जब चुप करा रहा था, सवाल करने वालों को गैंग कह रहा था, तो उसके असर में जनता का वो हिस्सा एंकर और गोदी मीडिया के साथ होता चला गया। लेकिन जैसे ही जनता की बारी आई और गोदी मीडिया ने ये लड़ाई जीत ली कि विपक्ष को, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाए गए आरोपों को अब जगह ही नहीं देनी है, और जनता में पत्रकारिता का ये मॉडल जब स्वीकृत हो गया, तो हमले की बारी अब जनता पर थी। जनता पर ही हमला शुरू हो गया। किसानों को आतंकवादी कहा जाने लगा और कई तरह के हमले हुए। किसान तो बहुत सदमे में आ गए कि हमें तो इस देश में अन्नदाता कहा जाता है, हमें कोई आतंकवादी कैसे कह सकता है। तो उन्हें पोस्टर लगाना पड़ा अपने आंदोलन में कि हम आतंकवादी नहीं हैं। तो ये वो मीडिया है जिसे मैं बिना बंदूक वाली मिलिशिया कहता हूं। वो सरकार के फ्रंट के रूप में मीडिया के सामने खड़ा हो गया कि हम आपको यहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो कई तरह के ब्लॉकेड उसने क्रिएट किए। अब तो जनता ऑटोमेटिक तरीके से चुप हो जाती है। आप कैमरे पे कैमरा ऑन करेंगे, माइक लगाएंगे, तो वो समस्याओं को जनता की तरह नहीं बोलती है, याचक की तरह बोलती है, याचना करती है। आरती के अंदाज में अब आंदोलन में नारे गढ़े जाने लगे हैं कि प्रभु का ध्यान हमारी समस्याओं की तरफ आ जाए, वो हमें देख ले और समाधान हो जाए। ये उसके नागरिक होने के चरित्र का बहुत बड़ा बदलाव है कि वो सड़क पर तो आ रही है, लेकिन उसकी याचना, उसकी आरती के अंदाज में वो आ रही है, उसकी भाषा बदल गई है। तो इस दौरान एक बहुत बड़ी चीज होती है, और आप सतर्क रहें। आपके भीतर अगर नेपाल में ये सारी चीजें हो रही हैं, अभी से सतर्क रहिए। अपने कॉन्ट्राडिक्शंस, अपने कॉम्प्रोमाइजेस को लेकर अलर्ट रहिए और उसको डील कीजिए, कम से कम कीजिए, उसको खत्म कीजिए, वरना उसी के नाम पर यह आंधी आएगी और आपके पत्रकार होने के अधिकार को, अस्तित्व को मिटाकर चली जाएगी। इसलिए अपने अंतर्विरोधों और अपने समझौतों से बहुत सावधान रहिए, उसके खिलाफ अभी से बोलना शुरू कीजिए। तो गोदी मीडिया के भीतर कंटेंट का कंपटीशन खत्म हो गया। ये कमाल का बाजार है ना। कोई एंकर चीखता है, कोई लात मारता है, कोई हिंदू रक्षक बन गया है, इसी बात का फर्क है। लेकिन कंटेंट एक समान है। चैनल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सारे चैनलों के कार्यक्रम के नाम उसी मालिक के राजनीतिक नारों के आधार पर रखे गए, जो सबका मालिक एक है, जिसको मैं कहता हूं, जो ट्रक के पीछे लिखा रहता है। तो अलग अलग कंटेंट की तलाश में चैनल बदलने वाला दर्शक, जो अपने आप को स्वतंत्र और स्वायत्त समझने लगा था कि हम इस चैनल के बाद उस चैनल पर भी जाकर परखेंगे। सोचिए कितना बड़ा स्वाभिमान है एक नागरिक के भीतर। यह स्वाभिमान आ जाए कि हम यूं ही आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम एक और चैनल पर जाकर देखेंगे, एक तीसरे चैनल पर जाकर देखेंगे। वो, इसका मतलब था कि वो नागरिक, वो दर्शक अपने नागरिक होने के लिए अब मेहनत करने लगा है, श्रम कर रहा था। लेकिन अलग अलग कंटेंट की तलाश में चैनल बदलने वाला दर्शक अब हर चैनल पर एक ही प्रकार के कंटेंट देखता है, एक ही प्रकार का कंटेंट होता है। दर्शक अब चैनल नहीं बदलते, बल्कि चैनल दर्शकों को बदल चुके हैं। इस काम में दूसरी भी एजेंसियां सहायता करती हैं और उनकी भूमिका है, पर आज उसे छोड़ देते हैं। दिल्ली हो या कोई कस्बा हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो या कोई और भी भाषा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जेंडर, भाषा, इलाके का फर्क मिट गया है। अंग्रेजी के पत्रकारों ने
उस अंग्रेजियत का त्याग कर दिया है जिसे हासिल करने के लिए उनके मां बाप ने अच्छे स्कूलों में बहुत फीस दिए थे। हम पहली बार अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकारों को, एंकरों को हुल्लड़ मचाते हुए देख रहे हैं। यह धारणा अब टूट गई है कि शहर का लफंगा अंग्रेजी नहीं बोलता है। हिंदी फिल्मों का एक बहुत ही प्रचलित दृश्य है कि कोई बदमाश या लफंगा अंग्रेजी तब बोलता है जब शराब के नशे में हो। अंग्रेजी को लेकर जो एक हीनता थी और वो इस हीनता से निकलने का जो एक मार्ग शराब, एक माध्यम शराब को चुना गया, हिंदी फिल्मकारों ने चुना। अब उस हीनता से इस गोदी मीडिया की पत्रकारिता और फॉर्मेट ने आजाद कर दिया अंग्रेजी के ही एंकर को। हमें नहीं पता था कि इतनी मेहनत से सीखी गई उनकी अंग्रेजी में भी अंग्रेजी को लेकर इतनी हीनता थी, इतना कॉम्प्लेक्स था। अब अंग्रेजी बोलने वाला एंकर भी शहर के लफंगे की तरह बोल रहा है। हमारी संस्कृति में बोलने, विचारों के आदान प्रदान, इन सब की शालीनता का बहुत महत्व है, बहुत सम्मान है। इसलिए यह नहीं कहना चाहता हूं और नहीं कह सकता, देखिए मैं तारीफ करने आया हूं कि अंग्रेजी के एंकरों का भारतीयकरण हो गया है। ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय परंपरा बातचीत की, वाद संवाद की बिल्कुल ही अलग है। उस पर आऊंगा। अंग्रेजी के एंकर को आप जब भारत आएंगे गोदी मीडिया पर्यटन देखने के लिए, टिकट कटाइए, बुक कीजिए, तो अंग्रेजी का एंकर कपड़े फाड़कर, गला फाड़कर, धरती फाड़कर बोलता हुआ आपको दिखेगा। और जब भी मैं देखता हूं तो उस समाज की बारे में सोचता हूं, समाज के बारे में जिसके बीच ये शैली कैसे सम्मानित हो गई है। अंग्रेजी का जो एंकर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और स्टीफेंस कॉलेज से पढ़कर आया है, वह भी उसी तरह से बौखला कर बोलता है जो कहीं से पढ़कर नहीं आया है, सिर्फ पास होकर आया है। ऐसे भी लोग एंकर हैं अब, लेकिन डिग्री का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। एक ही तरह के कंटेंट के प्रोपेगेंडा ने हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों के बीच वर्ग भेद को समाप्त कर दिया। मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, अब फिर पता नहीं कब आएंगे, वीडियो वायरल हो जाएगा कि विदेश में जाकर हमारी इतनी तारीफ की। तो हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों के बीच वर्ग भेद को समाप्त कर दिया है। सैलरी भेद का मुझे पता नहीं, हो सकता है कि सैलरी को लेकर कुछ भेद हो, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का एंकर या पत्रकार अब एक तरह की भाषा बोलता है, एक तरह के कंटेंट को रचता है, एक तरह के कंटेंट का प्रदर्शन करता है। जनता और दर्शकों के लिए विविधता और विकल्प की संभावना अब बहुत कम बची है। अगर आप चाहें कि आप अमुक सूचना को किसी और चैनल से कंफर्म करें या देखें, वो सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसमें सूचना ही नहीं है। भेंट, मुलाकात, उद्घाटन, भाषण, इन्हीं सब का कवरेज ज्यादा है। बाजार कहता है कि कंपटीशन के लिए जरूरी है कि हर प्रोडक्ट की अलग पहचान हो, लेकिन गोदी मीडिया ने अपने लिए एक अलग बाजार बनाया है, बल्कि उसके लिए अलग बाजार बनाकर दिया गया। ये बाजार भी हम आपको देते हैं, इस खेल को समझिएगा। और इस बाजार को कई एजेंसियों के सहारे गढ़ा गया। चैनलों में अब इतना ही अंतर रह गया है जितना हिंदू रक्षा के नाम पर बने अलग अलग संगठनों में अंतर रह गया है। मीडिया का यह बाजार राजनीतिक है। कंपनी अलग हो सकती है मगर कंटेंट नहीं। कंटेंट का मास्टर कंपनी का मालिक नहीं, कोई और है। एंकर जो है वो मालिक का नया बाहुबली है। एक समय चुनाव में एक बाहुबली आया जो बंदूक से बूथों को लूटा करता था। इस वक्त मीडिया, गोदी मीडिया वो बाहुबली है जो सूचनाओं को गायब कर जनता को लूट रहा है, सवाल को गायब कर जनता को लूट रहा है। वो अपने मालिक का नया लठैत है, जिसे अंग्रेजी में मिलिशिया कहते हैं। तो उसे एक राजनीतिक सामाजिक बाजार दिया गया। समाज को तेजी से धार्मिक रूप से उसका राजनीतिकरण किया गया।
उसके बीच गोदी मीडिया बहुत ज्यादा सम्मानित है। देखिए, फिर मैं तारीफ कर रहा हूं, वो जनरक्षक नहीं धर्म रक्षक बनकर अब सामने आया है, क्योंकि राजनीतिक दल की तरफ से लगातार बल्लेबाजी करने से जनता को थोड़ी असहजता कभी कभी बीच में हो जाती है, लेकिन धर्म तो सबके साथ है, सबके जीवन में है। तो अब वो धर्म की आड़ में वो आपकी लोकतांत्रिकता को खत्म करने के लिए आया है। और बहुत अच्छी बात है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों को भारत में बेस्ट एंकर, बेस्ट रिपोर्टर का पुरस्कार मिल रहा है, तो वो सम्मानित भी हो रहे हैं। तो मैं क्यों विश्व पत्रकारिता में भारत के इस सबसे बड़े योगदान की अकेला बैठकर बुराई करूं। लेकिन हां, यह संभव है कि मेडिकल प्रोफेशन में सर्जन होने के लिए कम से कम सर्जरी करनी पड़ती है आपको। गोदी मीडिया में पत्रकार होने के लिए सबसे पहले पत्रकारिता ही छोड़ देनी पड़ती है। यह एक नया प्रोफेशन है जिसे हम पत्रकारिता की पुरानी परिभाषाओं से नहीं पहचान सकते। यह कुछ नया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया को गोदी मीडिया देखने के लिए भारत आना चाहिए। कुछ समय पहले तक चीन के सस्ते खिलौनों और सजावट की झालरें बाजार में भर गई थी भारत में, ठीक उसी तरह से गोदी मीडिया आजकल सस्ते माल की तरह ठेलाया हुआ है चारों तरफ, हर स्तर पर उसका राज है। पर मैं उम्मीद करता हूं, जैसे लोग समझ गए कि प्लास्टिक की झालरों से दिवाली अच्छी नहीं लगती है, और वो भी चीन की झालरों से, तो आजकल वो दीपक दिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी उम्मीद इसी पर है कि एक दिन भारत की जनता गोदी मीडिया के इस सस्ते माल को समझ जाएगी और छुटकारा पाने के लिए मिट्टी के दिए जलाएगी, यानी मेहनत करेगी। पत्रकारिता को वापस पटरी पर लाने के लिए पत्रकार को अब कुम्हार बनना होगा, चाक पर गीली मिट्टी से अपने हाथों को गीला करना पड़ेगा। कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो ये खत्म ही हो चुकी है, खत्म हो जाएगी। एक खास बात और है, राजनीतिक एकरूपता के साथ साथ इसके कंटेंट में धार्मिक एकरूपता भी आपको नजर आएगी। और एंकर जब धर्म रक्षक बनकर सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट करता है, और अगर आप उस समुदाय के साथ हो रहे अन्याय की बात करेंगे तो आपको भी उसी धर्म का बताया जाने लगता है, आपके नाम भी उसी तरह से कर दिए जाते हैं। रवीश को रवीशुद्दीन कर दिया जाता है। अगर आप उस कंटेंट को देखेंगे और उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी को देखेंगे, भयानक किस्म की है, तो वो दर्शक को आराम करने का वक्त भी नहीं देता है। हर जगह वही चल रहा होता है, तो इसलिए हम भूलते जा रहे हैं। वो लगातार हिंसा, दंगे भड़काने की भाषा को बोल रहा है। इसी भारत की परंपरा में नचिकेता जैसा किरदार भी है जो यमराज से प्रश्न कर बैठता है। लेकिन इसी भारत की परंपरा में आप गोदी मीडिया जैसे पत्रकार हैं जो सरकार को यमराज की तरफ पेश कर रहे हैं कि आप इनसे सवाल कैसे कर सकते हैं। और हम दोनों, नेपाल और भारत की तमाम सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराएं एक दूसरे से आवाजाही करती हैं। बहुत हम धान, गेहूं, इस सब की छटाई करके हम अलग नहीं हो सकते। इसलिए आप नचिकेता होने का, बोधिसत्व होने का मतलब, अर्थ आप समझ रहे हैं, समझेंगे। तो अब एंकर को सवाल ना करना पड़े, इसलिए वो धर्म को लाया है। और ऐसा लगता है आप टीवी देखेंगे कि भारत में कोई धर्म युद्ध होने वाला है। इसका एक ही उपाय है कि हर नागरिक को अब नचिकेता बनना पड़ेगा। जांच एजेंसी, जेल और मौत के भय से मुक्त होकर यमराज से सवाल करना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है। आप संस्कृत साहित्य को पढ़िए, बहुत पीछे मत जाइए। दयानंद सरस्वती को पढ़िए, मूर्ति पूजा के खिलाफ शास्त्रार्थ करने काशी पहुंच गए। मजे में अपने पूरे दस्तावेजों के साथ काशी पहुंच गए। और जैसा कि राधा वल्लभ त्रिपाठी बताते हैं, काशी में बाकायदा उसका विज्ञापन किया कि मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है, पुराण जो हैं वो विश्वसनीय नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है तो प्रमाण लेकर आए, मुझसे शास्त्रार्थ करे। तो काशी में इस बात को लेकर शास्त्रार्थ हुआ, संवाद हुआ। इसका मतलब किसी ने दयानंद सरस्वती, लोग जरूर उत्तेजना में आए
और ललकारने लगे, लेकिन किसी ने दयानंद सरस्वती को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उस शास्त्रार्थ के बाद भी, जैसा कि राधा वल्लभ त्रिपाठी बताते हैं, दयानंद सरस्वती काशी में बहुत लंबा रहे। इसका मतलब था कि उन्हें कोई भय नहीं था। ये 1869-70 इसके आसपास की बात है कि वो एक धर्म को मानने वाली जनता के बीच उसकी आस्था की सबसे बुनियादी प्रतीक को लेकर सवाल करते हैं कि मूर्ति पूजा तो है ही नहीं, और उस समाज के बीच बिना किसी सुरक्षा के कई हफ्तों तक रहते हैं, बहस करते हैं। तो हम उस परंपरा से आए हैं, लेकिन आजकल एंकर इस तरह की भाषा बोलता है कि वो डरा देता है। अब तो जेल ही हो जाता है, अब तो अगर कोई इस तरह से मूर्ति पूजा के बारे में बोल दे तो। इसलिए मेरा भी मानना है कि किसी भी समाज की लोकतांत्रिकता केवल इस बात से तय नहीं होती कि वहां का नागरिक, वहां का पत्रकार सरकार से सवाल कितना करता है। इस बात से भी तय होती है और होनी चाहिए कि वो धर्म को लेकर कितना निडर है, धार्मिक मान्यताओं को लेकर कितनी निडरता से सवाल करता है। धर्म की तमाम यात्राएं, दुनिया में किसी भी धर्म की तमाम यात्राएं सवालों और प्रश्नों के आधार पर यहां तक पहुंची हैं, उसमें जोड़ घटाव के आधार पर यहां तक पहुंची हैं। लेकिन यह गोदी मीडिया इस पर हमला कर रहा है, धर्म के नाम पर चुप करा रहा है, क्योंकि एक धर्म जो है, ईश्वर का सहारा आपको निर्भीक बनाता है। वो जानता है इस बात कि लोग मैदान में आ सकते हैं अपने अपने इष्ट देवों का नाम लेकर। ईश्वर से उन्हें इतनी शक्ति मिलती है कि उनका नाम लेकर, अपनी देवी देवताओं का नाम लेकर अपने हक की लड़ाई में आगे आ सकते हैं। और हक की लड़ाई में जो आगे आता है, उन देवी देवताओं का भी आह्वान करता है कि ऊपर वाला है हमारे साथ, हम लड़ाई करेंगे। तो वो उस पर हमला कर रहा है, और इस तरह से एक धार्मिक समाज के भीतर की लोकतांत्रिकता, जीवंतता को खत्म कर रहा है, धर्म को कमजोर बना रहा है, धर्म के नाम पर खतरे पैदा करके। इन दिनों बहुसंख्यक धर्म में असुरक्षा पैदा की जा रही है। जब किसान आंदोलन के समय किसानों ने धार्मिक एकता की बात की, तब भारत के मीडिया के पास, गोदी मीडिया के पास किसानों से बात करने की भाषा ही नहीं बची। वो इस इंतजार में थे कि इनके आंदोलन को हम धर्म की लड़ाई में बदल देते हैं, लेकिन हुआ नहीं। किसानों ने अंत में इस खेल को समझा, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए। पर किसान एक अपवाद है। पहले अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा पैदा की गई, अब बहुसंख्यकों से कहा जा रहा है कि आप खतरे में हैं। मैं गोदी मीडिया के एक एंकर को ही कोट कर रहा हूं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार के लिए जिस स्लोगन का इस्तेमाल हुआ, उसके नाम पर उसका कार्यक्रम है, और उस एंकर का नाम भी शांति के पर्याय के रूप में है। उसके नाम का एक मतलब शांति भी है। और वो अपने कार्यक्रम में कहता, और मैं कोट करता हूं, कि हां, हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। यह कोई मजाक नहीं है, वो कह रहा है, कड़वा सच है। आप सोचिए, जिसे देश जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। अक्सर होता यह है कि जब भी देश में कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोगों को मजाक लगता है, झूठ कहा जाता है, प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं है। यहां तक उस एंकर के वाक्य हैं। वही एंकर कह रहा है जो दिन रात कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से सब कुछ ठीक हो गया है, सारे खतरे खत्म हो गए हैं। एक चैनल का एंकर तो बाकायदा हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाता फिर रहा है। कहीं चला जाता वो हिंदू राष्ट्र की, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और शपथ दिला रहा होता है। इस एंकर के कई कार्यक्रमों को लेकर, कुछ कार्यक्रमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसे जो मीडिया रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि सरकारें काफी विज्ञापन भी देती हैं। तो इस तरह से आप धर्म के नाम पर गोदी मीडिया ने अल्पसंख्यक, सवाल करने वाले, इन सब को अलग अलग माइनॉरिटी मानता हूं। जैसे ही लगता है कोई क्वेश्चन कर रहा है, वो माइनॉरिटी में बदल देता है, और उसको अधिकारों से, सेंस ऑफ राइट्स, एंटाइटलमेंट से उसको डिसलॉज करता है, विस्थापित करता है। और अब वो भारत का जो गोदी मीडिया है, वो खुलकर हिंदू मीडिया बन गया है। और ये कोई एक चैनल नहीं है,
मैं 99% मीडिया की बात कर रहा हूं, 99% मीडिया की। साहस नहीं है अब पत्रकारों में कि इसके खिलाफ संपादकों में कोई लिख दे इसके बारे में। वो खत्म हो गया। 2020 में यहां भी हमने सुना तबलीग जमात को लेकर बहुत तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया, सुपर स्प्रेडर किया गया, बहुत लोग अरेस्ट करवा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग जमात की अलग से घोषणा होने लगी कि इनके बीच कोरोना आ गया, और जब पता चला कि प्लाज्मा से ठीक हो सकता है तो उन लोगों ने कहा कि हमें कोरोना हो गया, हमारा प्लाज्मा ले लीजिए, उस पर भी अटैक हो गया। मतलब सोचिए उस नफरत को वो कहां तक ले जा रहे हैं कि प्यासे मर जाओ, उनके हाथ से पानी तक मत पियो। ये जो एक्सक्लूजन है वो बहुत भयानक है। उस पे कई लोग अरेस्ट हुए, कई महीने तक जेल में रहे। सब्जी बेचने वालों का कार्ड चेक किया जाने लगा कि तुम मुसलमान तो नहीं हो, तुम कोरोना तो नहीं फैला दोगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ने उन लोगों को रिहा करते हुए, कई हफ्ते तक वो बाहर से आए थे यहां पर, वो जेल में रहे। सोचिए उनके परिवारों पर क्या बीती होगी कि उस दौरान तो सारे हवाई जहाज बंद थे, वो जेल में हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, और मैं कोट करता हूं, कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? इन पर लगाए गए आरोप बताते हैं कि हमने उन्हें मदद करने के बजाय आरोप लगाकर जेल में डाल दिया, और वो यात्रा के दस्तावेजों का उल्लंघन कर रहे थे, कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार थे। वैसे बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की जाने लगी। अब तो बातें ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी अच्छी होती हैं, लेकिन ये होता है। अब जाकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी, परामर्श जारी किया है कुछ दिन पहले, और लिखा है कि ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं होना चाहिए जो शालीनता के खिलाफ हो। हालांकि अभी भी उस तरह के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। मैत्रीपूर्ण देशों की आलोचना करता हो, धर्मों या समुदायों पर हमला करता हो, या जिससे धार्मिक समूहों का तिरस्कार करने वाले दृश्य या शब्द हो, ऐसे कार्यक्रम मत दिखाइए। इसमें एक और बात कही गई है कि रूस और यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा, ये सरकार का मंत्रालय कह रहा, मैं अपनी तरफ से मैंने देखी, मैंने कोई आलोचना नहीं की, और ना मैं काठमांडू शादी में आया हूं। तो उसमें लिखा गया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग के दौरान देखा गया कि चैनल झूठे दावे कर रहे हैं और बार बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों या लोगों का गलत तरीके से उदाहरण दे रहे हैं, कोट कर रहे हैं, और सनसनीखेज हेडलाइन या टैगलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टैगलाइन भी उस एडवाइजरी में है। कई बार लगता है कि वो प्राइम टाइम से प्रभावित है वो एडवाइजरी। मैं अक्सर प्राइम टाइम में, चूंकि दूसरे चैनल का वीडियो नहीं दिखा पाता, तो उस टेक्स्ट को लेकर मैं दिखाता हूं कि आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में, रफाल के आने के केस में किस तरह के टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके टेक्स्ट का, तो उन तमाम टेक्स्ट को भी उस सरकार की एडवाइजरी में कोट किया गया है। उसमें लिखा है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, इनका खबरों से कोई संबंध नहीं है। जैसे ये मत लिखिए कि परमाणु पुतिन से परेशान ज़ेलेंस्की, परमाणु एक्शन की चिंता से ज़ेलेंस्की को डिप्रेशन और ये कह रहे हैं कि गलत उदाहरण देते हुए अपुष्ट दावे मत कीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। यह सरकार को कहना पड़ा। हालांकि उसके बाद कितना फर्क पड़ा है हम नहीं जानते, हम देखेंगे तो बीमार ही हो जाएंगे। तो हिमाल समूह ने जो एक गंभीर पत्रकारिता की शुरुआत की और बनाए रखा, तमाम तरह के उन मुद्दों को जिन्हें हाशिए का समझा जाता रहा, परिभाषित किया जाता रहा, उस पर डिटेल जो संकलन संग्रह हिमाल का आता रहा, और वो देर सबेर किसी न किसी रूप में उसके अंक हम सबको भी मिलते रहे। तो एक श्रद्धा तो हमेशा रही है इस हिमाल के काम के प्रति, और कई बार देखकर लगता है कि ये वाकई मतलब दुनिया के चंद इंटरनेशनल क्वालिटी के जो जर्नल हैं, जो अंक हैं, कलेक्शन हैं, उसमें जाकर ये हिमाल compete करता है उन लोगों के साथ में।
और आप सभी नेपाल के पत्रकार साथियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। लिख के तो लाया था कि मैं बधाई दूंगा, लेकिन नेपाली टाइम्स में उसको भी बहुत क्वेश्चन किया गया और ये बात अच्छी है कि आप उस वक्त भी जब आपकी तारीफ हो रही है आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कितना रियल है और आने वाला ख़तरा कितना करीब है, और इसके बीच इसकी सीमा पर खड़े होकर कहीं हम जश्न मनाने में खो ना जाएं। तो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में आप लोगों ने 106 रैंक से जो तरक्की की है, 30 अंक ऊपर जाना आसान नहीं होता है। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने ये काम कैसे किया और क्या वास्तविकता है, पर मैं फिर भी आपको सतर्क करना चाहूँगा कि आपके पेशे के भीतर अगर जो समझौते हैं, अंतर्विरोध हैं, उनको लेकर अभी से सख्त हो जाइए, वरना पेशा ही गायब हो जाएगा। और जिस पेशे को आपने जीवन का 10 साल 15 साल दे दिया है, वो बीच में वो पेशा गायब हो जाए तो ये ऐसा ही है जैसे 60 करोड़ साल पहले यहाँ पर कभी समंदर हुआ करता था और हिमालय निकल आया और पुराना वजूद मिट गया। तो अपने वजूद को बचाना है तो इस तारीफ के साथ साथ सतर्कता बहुत ज़रूरी है। भूटान भी 33वें नंबर पर है, अमेरिका से भी आगे है, सोचिए, कमाल है। बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से पीछे हैं। देखिए, मैंने भारत की तारीफ की, और वैसे भी भारत सरकार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रैंकिंग को नहीं मानती है। जो वो नहीं मानती वो मानना पड़ता है विदेश में, और केवल बीजेपी की सरकार नहीं मानती है। संसद में कांग्रेस के मंत्री ने भी उसी तरह के मिले जुले शब्दों से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रैंकिंग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भी नहीं माना। लेकिन भारत की पत्रकारिता में गिरावट 2014 के पहले से आने लगी थी, जब लोगों ने सवाल पूछने के बजाय दोस्ताना इंटरव्यू शुरू कर दिए थे, जिनमें सूचनाएं नहीं थीं। एक ही आदमी का कई पत्रकार हुए जो साल में 20 बार इंटरव्यू करते थे, और वो भी एक्सक्लूसिव। तो मैं अक्सर सोचता था कि ये नेता क्या कमाल का है, पूरे साल में इससे 20 बार इसी एक ही पत्रकार को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा है। तो इस तरह के, और भूत प्रेत पिशाच ये सब आने लगा था भारत में। वो एक अलग देन था जिसके बारे में दुनिया जानती, तब तक वो गोदी मीडिया में बदल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पहले, इसके बाद, इससे पहले कि ये गोदी मीडिया कुछ और मीडिया में बदल जाए, अभी और बदलेगा, मिलिशिया से अभी कुछ और होने वाला है। आप भारत आकर गोदी मीडिया देखिए, यहां देखने से कुछ मजा नहीं आएगा।